बजट 2017-18 इस देश के लिए एक वरदान साबित होगा। हमारे देश की जो वर्तमान परिस्थिति है उससे हर कोई वाकिफ है। देश के लोग कैसे जी रहे हैं, क्या उनकी जरूरत है, आज तक पहले के किसी शासक ने इसे समझने की कोशिश नहीं किया। सिर्फ नारे लगाते रहे, वोट लेते रहे और देश जहां का तहां खड़ा रह गया। 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने तो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धताओं के चलते इस देश को सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं शुरू में तय की थी। और पहले दिन जब इस संसद में आए थे वो, तब उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी ये सरकार गरीबों की सरकार होगी, गांव गरीबों की होगी, किसानों की होगी, युवाओं की होगी और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्राथमिकता के रूप में काम करेगी। और ये आज जो बजट 2017-18 का है उसी दिशा में आगे बढ़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 31 दिसंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ था तब उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय की थी। निर्धनों के लिए आवास, किसानों को राहत और उनकी आमदनी को दोगुना करना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी को ऋण सहायता देना तथा नए रोजगार उपलब्ध कराना, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देना, गर्भवती माताओं और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता देना, मुद्रा योजना को प्राथमिकता प्रदान करना और गरीबी उन्मूलन के लिए अधिक व्यय करने की बात कही थी। यह बजट उसी पर आधारित है। आज मैं समय नहीं इतना, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 का जो बजट है वो पिछले बार की तुलना में 25.4% अधिक है, जो वर्ष 2016-17 का बजट था। और राज्यों को इस बार पहले की तुलना में 94,744 करोड़ रुपए अधिक दिया गया है। इस बार राज्यों को मिलने वाला है कुल केंद्रीय कर का 10,85,075 करोड़ रुपया। ये वाकई में ये क्रांतिकारी निर्णय है। आज तक कभी किसी पहली सरकार ने कभी सोचा भी नहीं, करना तो बहुत दूर रहा। हमारे वित्त मंत्री जी ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 2.41 लाख करोड़ रुपए दिया, भारत नेट प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए दिया, हमारे रक्षा बजट में 2.7 लाख करोड़ रुपए दिया, मनरेगा में 48,000 करोड़ रुपए बढ़ा के दिया, हरित क्रांति 13,741 करोड़, श्वेत क्रांति में 1434 करोड़, नीली क्रांति में 401 करोड़, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 7,377 करोड़, सड़क योजना में 19,000 करोड़, आवास योजना में 2,943 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय पेयजल योजना में 6,050 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान में 16,248 करोड़। ऐसे अनेकों उपलब्धियां हैं जिनको मैं कह सकता हूं। समय की कमी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक मुद्रा बैंक योजना है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसमें अभी तक रोजगार के लिए पैसा मिला है और उससे नए रोजगार पैदा हुए। और इस बार 2.44 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बढ़ा करके दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कौशल विकास में 4,089 करोड़ रुपए मिला। फसल बीमा योजना, इतनी कारगर फसल बीमा योजना आज तक कभी आई नहीं और इस बार उसको 40% उसका क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए इस बार बजट का प्रावधान, ऋण का प्रावधान रखा है और इससे निश्चित तौर पर जो उनकी कल्पना है कि किसानों की आमदनी दोगुना बढ़े तो स्वाभाविक इससे तौर बढ़ेगी। पहले उनका जो प्रावधान था कि जो प्राकृतिक आपदा थी उस प्राकृतिक आपदा में 32% नुकसान होने 50% नुकसान होता था, तब उसको कुछ सहायता मिलती थी, लेकिन अब उसको घटाकर उन्होंने 32% कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है। मैं कृषि के क्षेत्र में जो बजट हुआ इस बार वो 48,072 करोड़ से 51,026 करोड़ रुपए कर दिया गया। अभी तक हम लोग सुना करते थे कि खेती तो सबसे अंतिम में रहती थी सरकार की, लेकिन पहली बार देखने को मिला नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कि खेती को उन्होंने प्राथमिकता दिया। और होना भी चाहिए। जिस देश में 70% लोग खेती के क्षेत्र में काम करें और उनका बजट इतना कम हो, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। और आज देश में हमारी जो कृषि विकास दर है वो 4.2% तक पहुंच चुकी है। अपने आप बड़ी उपलब्धि। 2.2% थी, अब बढ़कर के सीधे 4.2% हो गई।
सिंचाई योजना में उन्होंने जितना पैसा दिया, इससे निश्चित तौर पर ड्रिप इरिगेशन की तरफ हम आगे बढ़े। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने कुछ मध्य प्रदेश के कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय। पिछले 2016-17 में वित्त मंत्री जी मेघवाल साहब आप बैठे, विभिन्न योजनाओं में हमारी सरकार को जो पैसा मिला था उसमें से 24,434 करोड़ रुपए अभी बकाया है, वो मिला नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे मध्य प्रदेश को ये पैसा जरूर दे दें ताकि जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं उनको हम पूरा करने में सफल हो सके। आपने इस बार तीर्थ दर्शन, रेलवे में तीर्थ दर्शन यात्रियों को गाड़ी चालू करने की बात कही है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैहर हमारा सतना लोकसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, चित्रकूट एक बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां से कुछ ट्रेनें चला दीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि सतना से एक मुंबई के लिए और एक रामेश्वरम के लिए एक ट्रेन मांगी थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बार हमें जरूर दे देंगे। इसी तरह से हमारे चित्रकूट में जो भगवान श्री राम वहां 11.5 वर्ष अपना वनवास काल बिताए थे, वो जगह में करोड़ों लोग आते हैं और वो जगह को एक तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। और तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए 84 कोसी परिक्रमा है। उस 84 कोसी परिक्रमा में आज भी लाखों लोग जाते हैं, लेकिन वहां पर सुविधाएं नहीं है। वहां पर पर्यटन के दृष्टि से देखें तो सड़क नहीं है और संसाधन नहीं है। कृपया उसको देने के लिए मैं 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमने भेजा है और पर्यटन मंत्रालय से उसकी स्वीकृति दिलाने का काम करें। वहां पर हमारे क्षेत्र में एक नरोहिल पहाड़ है। नरोहिल पहाड़ में इतनी दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतु हैं और उसी तरह से वनस्पति है और हमारा एक शासकीय महाविद्यालय है। वहां के बच्चों को प्रयोगशाला के लिए हम चाहते हैं कि वो लोग जाते हैं वहां, अगर उसको जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस क्षेत्र के लिए हो जाएगी। व्हाइट टाइगर सफारी हम लोगों ने बनाया है, विश्व का एक अकेला व्हाइट टाइगर सफारी है, लेकिन उसको भी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण में नहीं जोड़ा गया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण में जोड़ करके उसको वित्तीय सहायता दी जाए। बरगी बांध हमारे यहाँ, हमारे माननीय सांसद राकेश सिंह जी के क्षेत्र में वो बरगी बांध बना हुआ है, लेकिन उसका पानी हमारे यहाँ आना है। 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई होनी है, लेकिन उसको राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं किया गया, इसलिए उसको वित्तीय संरक्षण कम मिलता है। मैं चाहता हूं कि इस बार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में उसको शामिल करके उसका संरक्षण किया जाए। हमारे यहाँ मंदाकिनी नदी है, पैसुनी नदी है और टवस नदी है, समरावल नदी है। ऐसी नदियों का संरक्षण हम चाहते हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा अभियान अपने हाथों में लिया और वो था नर्मदा सेवा यात्रा, जिसमें लाखों लोग जुड़ गए, एक जन आंदोलन बन गया और नर्मदा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के एरिया पर वहां पर किसान अपने आप जाकर के वृक्षारोपण कर रहे हैं, उसके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। एक जन आंदोलन बन चुका है। हम चाहते भारत सरकार उसमें मदद करे और जो पवित्र नदियां हमारे यहाँ है उनके लिए भी मदद करें। अब समाप्त करिए। सभापति महोदय, आप तो समझ सकते हैं ना, ये मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के बारे में कहा जा रहा है, हमारे प्रतिपक्ष साथी कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं 1-2 उदाहरण बताना चाहता हूं। अब समाप्त कर दीजिए क्योंकि आगे वाले 17 मंत्रालय हैं जिनमें 84 योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के साथ 32 करोड़ लोगों को 1,56,000 करोड़ रुपए सीधे उनको दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को जो कहते हैं सरकार क्या कर रही है। ये सरकार जहां एक और भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है, शुचिता ला रही है और उसके चलते लोगों की प्रत्यक्ष आमदनी बढ़ाने का काम कर रही है। जो बिचौलिए थे उनका काम खत्म हो रहा है। ये सरकार पूरी तरह से अधोसंरचना के निर्माण में इतना तेज आगे बढ़ चुकी है। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी दृष्टि को, उनके जो संकल्प है उसको इस बजट में पूरा करने का प्रयास हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं और बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड सर, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the budget 2017-2018. I term this budget, after going through it, utterly disappointing, contradictory and a complete gimmick. It seems that the budget is prepared with keeping in mind the assembly elections that are ensuing in UP. Respected sir, Northeast has been totally neglected. I will tell you that it has been said that houses for homeless, millions of houses are proposed for the homeless, but in my Assam, all over Assam, eviction is taking place. Poor people who have been living in government land for ages, they are being evicted forcibly. Now, madam, please let me talk. Respected sir,
Now, बैठ जाइए, बैठ जाइए, respected sir, बैठ जाइए। she is taking my time. नियम बताइए ना, किस नियम से ये आपत्ति है आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस नियम There is से? eviction of the illegal minority coming from the Bangladesh. Sir, she's not telling the truth. She's not telling the truth. There are no Bangladeshis. So, sir, people in the morning, they have been shifted in these evictions. Sir, let me talk, sir. She's taking my time. You are very wrong, sir, madam. You have no humanitarian consideration. Sir, overnight. ठीक बात है, लेकिन उनको बोलने दीजिए। This is a democratic country and you all are playing like dictators. Sir, my respected sir, may I say that people have been overnight evicted and they are staying there for ages and without having made any provision for their rehabilitation. Every year, sir, due to the flood and erosion of Brahmaputra, thousands of people are rendered homeless and the government has not done anything for these people till today. Now these people, if they were, we do not mind uniform eviction for everyone. No, this is selective eviction of only the minorities and Bengali speaking Hindu people. Only two communities are being evicted. That's why she's objecting. I feel this has to be taken into consideration. And respected sir, our Assam is basically flood and erosion is the worst problem of Assam. And we have, AIUDF has demanded 20,000 crores for flood and erosion rehabilitation, and for this, all these people affected by flood, their patta land should be given in their name. This is what the AIUDF is requesting. And sir, fund for construction of Dhubri-Fulbari bridge. This has been going on for quite some time, and Dhubri-Fulbari bridge will over the river Brahmaputra, which will connect the states of Assam and Meghalaya with the rest of the nation. Shri Nitin Gadkari, Honorable Minister of Road and Transport, has assured for construction of the bridge at the earliest. So we are hoping that the government would announce the fund for the bridge construction immediately. I will now make it very short, sir. I will give you the 10 demands of AIUDF so that I make it very short. You give other people also chance. Sir, first again I am thanking you for your intervention. Number one, make mandatory budgetary provision or special allocation for the Northeast, particularly Assam, terming as economically backward zone at the earliest. Number two, declare flood and erosion by the Brahmaputra and its tributaries as national calamity and ensure separate budgetary allocation for it. Number three, activate the separate Northeast industrial and investment promotion policy now onwards. It was there, sir, till 2014. Number four, allocate fund for reopening of Rupsi Airport in Dhubri and also all other airports of Assam. Number five, fund for modernization and development of Dhubri Port. Number six, assure separate national policy to create sufficient employment to educated unemployed youth, especially of the Northeast Assam and especially Assam. Make budgetary allocation on the basis of Sachar Committee recommendation regarding development of minorities. And number eight, ensure required compensation and alternate rehabilitation to all the victims of all ethnic violence along with internally displaced people by river erosion in Assam. Number nine, extend railways from Bongaigaon to Amingaon via Abhyapuri, Barpeta and Haju in Assam. Number 10, sir, only 2 points. Allocation of sufficient funds to activate all the Sikh industries in the state, including Nagaon paper mill, Kachar paper mill and Jogeghopa paper mill. Number 11, set up one AMU, Aligarh Muslim University campus in Assam at the earliest. Sir, many dhanyawad and many thanks. निहाल चंद जी, सभापति महोदय, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष और गुरु गोविंद सिंह जी के 350वीं वर्षगांठ प्रकाश पर्व हम लोग मना रहे हैं। सबका साथ सबका विकास भारत के इतिहास में रेल और आम बजट पेश करने की 93 साल की पुरानी परंपरा को
इस केंद्र की सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाकर इस परंपरा को बदला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बजट के समय में बदलाव कर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी बजट आवंटन की योजनाओं को सही क्रियान्वित करने के लिए उनको उचित समय और उचित समय मिल सकेगा। 2017-18 के बजट में सही मायने में भारत के किसान, मजदूर, गरीब और दलित वर्ग के उत्थान के लिए बजट है। गांव का किसान, मजदूर, पिछड़े तबके का विकास केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता रही है। महोदय, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाना, भारत को चालू घाटे को कम करना, अर्थव्यवस्था को फिर से विकास के पथ पे ले जाना और उसका अग्रसर करना, काले धन के विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाना, भ्रष्टाचार, काले धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद को फंडिंग रोकने हेतु विमुद्रीकरण सरकार की उपलब्धियां प्रमुख रही है। महोदय, मैं 70% किसान जो खेत में काम करते हैं, मैं समझता हूं कि सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। कृषि विकास क्षेत्र में 2014 में जब सरकार में हम लोग आए थे, तब से लेकर आज तक किसानों के लिए इस सरकार ने हमेशा ही सोचा है। केंद्र सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण किसानों को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है और 60 दिनों तक ऋण ब्याज मुक्त रहेगा। ये सबसे बड़ा काम इस सरकार ने किया है। भारतवर्ष के गांव में खुशहाली और समृद्धि के मार्ग खोले जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत की खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। मैं समझता हूं कि कृषि विकास दर इसमें 5% से भी ज्यादा होने का अनुमान है, लगभग 2% के जो आसपास थी। महोदय, आगामी 5 वर्ष में किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और जो ये काम केंद्र सरकार ने हाथ में लिया है, इससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसान की आय दुगनी होगी। मैं समझता हूं कि किसान का संकट प्राकृतिक आपदा से ही होता है और जहां पे पक्की पकाई फसल अगर खराब हो जाए तो किसान के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय होता है। महोदय, फसल बीमा योजना में केंद्र सरकार ने 1.5% फसल बीमा में 1.5% रबी की फसल के लिए और जो 2% खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम रखा है। मैं समझता हूं कि किसान के लिए बहुत बड़ी देन है और जिन लोगों ने किसान की बात की है उनके लिए इन्होंने क्या किया ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। महोदय, मैं समझता हूं कि धरती माँ की तबीयत खराब हो रही है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 17 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ के अंदर एक सॉइल हेल्थ कार्ड की स्थापना की थी, क्योंकि धरती माँ की जितनी तबीयत खराब हो रही है, अगर उस तबीयत को अगर हम ठीक नहीं कर पाए तो मैं समझता हूँ कि धरती माँ हमेशा के लिए हमसे चली जाएगी। और इसके लिए भूमि प्रशिक्षण, भूमि की उर्वरक शक्ति और क्षमता को बढ़ाने का काम अगर कोई कर सकता है वो सॉइल हेल्थ कार्ड कर सकता है। महोदय, 12 करोड़ 82 लाख के करीब सॉइल हेल्थ कार्ड अब तक बन चुके हैं और ये इस सरकार का किसानों के प्रति सबसे बड़ा संवेदनशील जो काम किया था वो ये काम है। मैं समझता हूं कि 460 मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। जब हमारी धरती माँ की तबीयत ठीक होगी, धरती की जमीन की जांच प्रयोगशाला में होगी, उसको कितना क्या चाहिए अगर वो किसान समझ जाएगा, उस दिन इस किसान के खेत की इनकम दुगनी होगी। ऐसा कहते मुझे कोई शंका नहीं है। महोदय, यूरिया कितनी हमारे लिए किसान के लिए लाभदायक थी या खतरनाक थी, यह तो एक वक्त का विषय है, लेकिन नीम कोटक यूरिया जो केंद्र की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शुरुआत में जो उनको शुरुआत हुई है वो किसान के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। महोदय, मैंने 1 साल पहले NFL एक प्लांट है भटिंडा में, मैंने उसको देखा था, जहाँ जमीन की मात्रा 4% उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए, वहां पे जमीन की मात्रा में 18% नाइट्रोजन है। इतनी जमीन खराब हुई है और मैं समझता हूं कि अगर हम लोग नीम कोटक यूरिया का प्रयोग करें और उस जमीन की सही जांच करवाएं, वो जमीन कभी खराब नहीं हो सकती। मानव जीवन की रक्षा करना सॉइल हेल्थ कार्ड से भी किसी से भी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अपने जब हाथ में लिया था, मैं समझता हूँ इस भयानक स्थिति जो हमारे बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पे कैंसर, डायरिया, शुगर और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो सबसे ज्यादा हो रही है, उसको बचाने का अगर कोई काम कर सकता है तो हम लोग धरती की जांच सही ढंग से कराएं, इसके लिए प्रयोगशाला बनाई गई है। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं और ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाना कितना घातक और खतरनाक हम सब के लिए हो सकता है। कल मैं देवगौड़ा जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने नोटबंदी को भी सर्जिकल स्ट्राइक के साथ में जोड़ दिया है और मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाना सेना के जवान वहां पे कैसे पहुंचे। जी सर, समाप्त करिए सर। अभी तो मैंने शुरुआत की। नहीं 6 मिनट आप बोल चुके, 1 मिनट ज्यादा,
इसलिए आप समाप्त करिए, सिर्फ 5 मिनट तो बोलने दो सर। आगे समाप्त करिए। 1 मिनट आप में कुछ समापन कर लीजिए। सर मैं रिक्वेस्ट है कुछ मैं बात निवेदन करना चाहूंगा सरकार से। महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सूरतगढ़ से वाया राय सिंगना, श्री करणपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नौर, भादरा, सादुलपुर, लुहारू, रेवाड़ी होते हुए एक इंटरसिटी की घोषणा हुई थी, वो अभी तक चालू नहीं हुई है। 1998 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गसिंगपुर वाया पदमपुर, रावतसर, सरदारसर, सादुलपुर रेल लाइन के लिए घोषणा की थी, सर्वे करवाने की घोषणा की थी महोदय, वो भी अभी तक पेंडिंग है। बीकानेर दादर सप्ताह की सुपरफास्ट की ट्रेनिंग की घोषणा हुई है हमारी, वो भी पेंडिंग है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इन ट्रेनों पर विशेष ध्यान देंगे। मेरे 2 पॉइंट और हैं सभापति महोदय। एक तो इंदिरा गांधी कैनाल जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नहर है, इसके लिए इसकी रीसिल्टिंग के लिए यानी 1970 में ये नहर बनी थी और आज तक इसकी साफ सफाई नहीं हुई है। इसके लिए 3,400 करोड़ रुपए हमारे पेंडिंग पड़े हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जिस दिन उनको परमिशन दे देगा, वो जायका से उसका MOU हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये काम होना बहुत जरूरी है। दूसरा एक हमारे राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो सिंचाई क्षेत्र के 7 जिले आते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सभापति महोदय, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के पानी का वितरण का मामला है। जो BBMB के सदस्य के रूप में बारी बारी से तीनों स्टेटों का एक सदस्य हर साल नियुक्त होता था, ये केंद्र सरकार के और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में किया हुआ था और आज तक राजस्थान का एक भी सदस्य एक बार भी नियुक्त नहीं हुआ। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि हरियाणा और पंजाब का जब सदस्य वहां पे नियुक्त होता है तो राजस्थान का भी एक सदस्य हर साल की तरह नियुक्त हो। मैं यही सरकार से मैं आग्रह करूंगा। अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद। आगे वक्ता लोग ख्याल रखेंगे कि समय की सीमा 5 मिनट है, उसके में अपनी बात को समाप्त करेंगे क्योंकि बहस के लिए बहुत वक्ता है। श्री संतोष कुमार जी। सभापति महोदय, आम बजट 2017-18 के चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से, जनता दल यूनाइटेड और अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं। बजट सत्र पर चर्चा चल रही है, इसमें कई उल्लेखनीय भाषण भी हुए हैं। विशेष रूप से हुकुमदेव बाबू बहुत ही अच्छा भाषण किए हैं, जो हमारे गार्जियन भी हैं, और स्वागत दा कुछ कह रहे थे कि 1977 में हुकुमदेव बाबू इस सदन के सदस्य थे और एक समाजवादी के रूप में भाषण किया करते थे, लेकिन आज वो जिधर बैठे हैं उस ओर की बात करते हैं। इस पे एक पंक्ति हरिशंकर प्रसाद की एक पंक्ति याद आ रही है, जो जब धर्मशास्त्र पर अर्थशास्त्र हावी हो जाता है तो गौ रक्षा करने वाले लोग भी चमड़े की दुकान खोल लेते हैं। प्रधानमंत्री जी कल अपने लंबे चौड़े भाषण में विकास की बात कर रहे थे। महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस सत्र में पेश किया गया, उसमें न्यूनतम GDP 2017-18 का लक्ष्य 6.75% रखा गया, जो यूपीए सरकार की सबसे खराब प्रदर्शन 6.9% 2013-14 से भी कम है। हमारी पार्टी जनता दल यू भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ पहले से लड़ाई लड़ रही है और नोटबंदी के शुरुआत से ही नोटबंदी के सैद्धांतिक रूप से समर्थन भी दिया है। लेकिन जो बातें सामने बाहर आ रही है और जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है, ये सारा तमाशा रिकैपिटलाइज करने के लिए किया गया है और आपका जो बैड लोन और एनपीए खाता, एनपीए की विफलता को पे पर्दा डालने के लिए किया गया है। मतलब गलती आप करें और 50 दिन तक सजा देश की जनता भुगते। एक बात मैं इस सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यूबीआई पर जब सरकार की क्या राय है, क्योंकि यह चर्चा बहुत दिनों से है और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने इसकी चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया है, परंतु अभी तक सरकार इस पर
ऑफिशियल बयान नहीं आया है और वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी इसकी चर्चा कहीं नहीं है। वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में पिछले वर्ष की तरह इस साल भी कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, जबकि देश की जीडीपी के मात्र 0.32% हिस्सा कृषि का है। आपने अपने घोषणा पत्र में भी कहा कि हम समर्थन मूल्य के लागत से 1.5 गुना ज्यादा किसानों को देंगे, जो अब तक नहीं हो पाया है। सरकार दाल 9,000 प्रति रुपये क्विंटल बाहर से आयात कर रही है और यहाँ के किसानों को मात्र 2,000 रुपये क्विंटल दे रहे हैं। क्या इस नीति से किसानों का भला होगा? आज चना के दाल 150 रुपये किलो बिक रहा है और कहा गया कि आपका दाल बफर स्टॉक है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बड़े व्यवसायियों के हित की बात ज्यादा करती है, गरीब किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती है। आपने मनरेगा में अब तक का सबसे ज्यादा बजट 48,000 करोड़ इस साल दिया है। यह प्रमाण है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, भुखमरी और आपकी सरकार की विफलताओं का है। वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में उल्लेख किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वर्ष 25% बढ़ा दिया गया है, लेकिन बड़ी चतुराई से वे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसिडरेट आंकड़ा नहीं दिए बिना निकल दिए, क्योंकि वे जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीधा प्रभाव देश के जीडीपी पर होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के अर्थ पर लायबिलिटी होता है। दूसरी बात 5 मिनट। दूसरी बात वित्त मंत्री जी ने कहा कि सभी पार्टियों को निर्धारित समय सीमा में टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इसमें राजनीतिक दलों को आईटी छूट भी मिलती है, जो पहले से ही है, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि सत्ताधारी भाजपा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में अपनी ऑडिट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जो जमा किए हैं, ऑन एवरेज 182 दिन की डिफॉल्टर रही है। यह दर्शाता है कि पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में बीजेपी कितनी गंभीर है। यह भी कहीं नहीं बताया गया कि सरकार पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग कैसे जांच करेगी और इसके जुर्माने में के क्या प्रावधान है। इन सभी मामलों को लेकर कोई ठोस इच्छा शक्ति या निर्णय नहीं दिखता। आप राजनीति को साफ करने की बात करते हैं, शुचिता लाने की बात करते हैं। वित्त मंत्री जी बजट में घोषणा में कहा कि राजनीतिक दल अब प्रति व्यक्ति अधिकतम 2,000 रुपए चंदे के तौर पर ले सकते हैं। इस एक लाइन पर आप वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ आईवास है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आपने पैसे पे तो मैं सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे एक ऐसे बजट पर बोलने की अनुमति दी है, जो बजट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो उन्होंने समग्र देश को अंत्योदय का मंत्र दिया था, और उनका जब जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसी समय में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे विद्वान वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने ये जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ऐतिहासिक बजट है। ये बजट पेश किया गया है वो गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला, युवाओं को समर्पित बजट है, और इसलिए मैं आपका विशेष आभारी हूं। सभापति जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो बजट पेश किया है, इसमें गरीबों के लिए फोकस किया गया है, किसानों के लिए किया गया है। जो कुछ सदियों में एक निर्णय लिए जाते हैं, इसमें विमुद्रीकरण का जो फैसला लिया गया है, कुछ सदियों में ऐसे एक निर्णय लिया जाता है। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमने इस निर्णय के हम सब साक्षी बने हैं। इसकी वजह से काले धन को समाप्त किया जाएगा, भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल लगेगी, और इसीलिए मैं हमारी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस बजट के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक किसान और गांव का सवाल है, यह सरकार ने आज तक का सबसे बड़ा आवंटन इस बजट के माध्यम से किया गया है। 1,87,000 करोड़ रुपया इस बजट में जो आवंटन किया गया है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार करता हूं। ये जो आवंटन में जो वृद्धि हुई है, वो करीबन 25% वृद्धि हुई है, और इसकी वजह से मिशन अंत्योदय के तहत 1 करोड़ हाउस होल्ड को और 50,000 ग्राम पंचायत के लोगों को गरीबी की रेखा से 2019 तक मुक्ति दिलाई जाएगी। मनरेगा में
करीबन 48,000 करोड़ आज तक का सबसे ज्यादा आवंटन हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 30% था, उसका बढ़ाकर 40% कृषि क्षेत्र को लगाया गया है और आने वाले समय में इसमें 50% प्रावधान किया जाएगा। जहां तक अनुसूचित जाति और जनजाति का सवाल है, मोदी जी ने सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए आज तक का सबसे बड़ा आवंटन किया है। इस बजट में एससी के लिए 52,393 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में करीबन 35% बढ़ोतरा किया गया है। जहां तक मुद्रा योजना का सवाल है, करीबन 2.5 लाख करोड़ लोगों को इसका फायदा हुआ है और ये जो फायदा हुआ है इसमें अनुसूचित जाति और दलितों की वस्ती करीबन 40% लोगों को इसमें फायदा लिया गया है। नए नए उद्यमियों को, खास करके युवा लोगों को उसमें इसके लिए रोजगार का एक प्रावधान मिलेगा। मुद्रा योजना का आवंटन डबल किया गया है। स्टैंड अप योजना के तहत गरीबों, दलितों और महिलाओं और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए उनको आवंटन किया जाएगा। जहां तक सीनियर सिटीजन का सवाल है, उनको 8% पर एनम के रेट से आने वाले 10 साल तक उनको एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। जहां तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सवाल है, 5 करोड़ महिला जो बीपीएल कैटेगरी में आती है उनमें से करीबन 1.5 करोड़ महिलाओं को उसका फायदा पहुंचाया गया है। और ये प्रधानमंत्री की जो एक बात पर समग्र देश ने उसको जो अपना सब्सिडी को छोड़ दिया है, इसमें भी ज्यादातर दलित लोग के महिला है। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, इसलिए स्वास्थ्य में इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो करीबन 27,131 करोड़ का आवंटन किया गया है, मैं समझता हूं कि वो करीबन 20% की वृद्धि हुई है। इस देश में काला आजार और फाइलेरियासिस जो बिहार और जो पूर्वी देश के प्रदेश में है, वो है, उसको 2017 तक निर्मूलन किया जाएगा। खसरा को 2020 तक निर्मूलन किया जाएगा। जहां तक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स का सवाल है, एमएस और एमडी डॉक्टर का सवाल है, हमारे देश में और खास करके गांवों में उनकी कमी रहती है। तो इस सरकार को मैं बधाई देता हूं कि इस बजट में करीबन 5,000 पीजी डॉक्टर्स की सीट की बढ़ोतरी की गई है। और जहां तक नेशनल बोर्ड डीएनबी का सवाल है, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू एमएसएमडी। तो जहां जहां बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, चाहे वो रूरल क्षेत्र में गांव में हो, वहां उसको मान्यता दी जाएगी ताकि उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को उसमें बढ़ सके। जहां तक अहमदाबाद और गुजरात का सवाल है, हो गया एक सवाल, एक मिनट में मैं कंक्लूड करता हूं। गुजरात में एम नई घोषणा की है, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद है, जहां साबरमती रिवर के तट पर महात्मा गांधी आश्रम है, उसका 100 साल पूरा होता है। जहां से आजादी की लड़ाई चालू की थी महात्मा जी ने, उनको भारत सरकार और गुजरात सरकार के माध्यम से उसको जो ब्यूटिफिकेशन और डेवलपमेंट के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं एक डिजिटल इंडिया की बात करना चाहता हूं। डिजिटल इंडिया अब हो गया। मैं डिजिटल इंडिया में एक मुद्दा, एक कंक्लूडिंग रिमार्क के डिजिटल इंडिया में करीबन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो चालू की है, हमारे कांग्रेस के मित्र अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि इस देश को कंप्यूटर युग में ले जाने वाले राजीव गांधी थे। मगर जहां तक वाईफाई और डिजिटल से जोड़ने का ग्राम पंचायत का सवाल है, वो लोगों ने डबल डिजिट में ग्राम पंचायत को जोड़ा था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 76,089 ग्राम पंचायत को डिजिटल माध्यम से जोड़ा है और 1,72,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर्स को जोड़ा है। हमारे जो बड़े स्टेट में जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं, वहां हमारे कांग्रेस के मित्र जो डिजिटल भारत की बात करते थे, किसी की साइकिल के लिए वो सीट मांग रहे हैं। उन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अहलुवालिया जी। Sir, I rise to present the 39th report of the Business Advisory Committee. चलिए, nephew Rio. Thank you, Chairperson, for giving me time to participate in the budget discussion. It's a historic budget with a merger of railway budget with the general budget.
and I congratulate Honorable Prime Minister for his vision, dynamic leadership, bringing numerous bold policy changes on socio-economic issues and governance. It is a process towards transforming India into a major world economy power in the world. I applaud FM, his supporting officers and advisors for their comprehensive approach and giving importance to all sectors, particularly weaker sections of society, most remote areas, and promotion of infrastructures. Sir, demonetization has been a landmark even for economy of the country, notwithstanding downward GDP forecast for 2016. I'm hopeful that the negative impact of demonetization on the economy, its turnover, etc., remonetization will pick up in 2017-18, as mentioned by Honorable FM. IMF and World Bank is optimistic, projecting higher growth in the following years. The long-term gains should outweigh the short-term constraints. The avowed objective of crushing black money, terrorist funding, corruption, counterfeit currency would have been achieved, and digitizing of financial transactions with more transparency. I'm happy to learn that more than 48 growth in allocations of central ministries and departments of the northeastern region with a budget of 2017-18 over the last year. Sir, today we are all proud that India is the 6th largest manufacturing country in the world, up from 9th position as observed by Honorable FM and the World Bank and other international fora. In the context of this positive development, I hope that it will make our development inclusive. Look East and East policy should be made a reality, bridge economic development with ASEAN countries, benefiting northeastern region and the country as a whole. So I want to bring to your notice the ENPO, Eastern Nagaland Public Organization, tribal hosts of 3 districts in Nagaland, and the Myanmar civil societies had protested against the fencing, international border fencing between India and Myanmar, Nagaland portion. Nagaland has about 215 kilometers in pillar number 139 and 436. In this regard, I had written to Prime Minister, Home Minister, and Minister of External Affairs. And I had personal discussion with Prime Minister and Home Minister, and I'm grateful that they had given assurance that they will listen to the voice of the people and the work will be stopped, and we should win over the people, not antagonize the people who are living there. Sir, the Nagas are still struggling to resolve the larger Naga political issue, where we are praying, hoping that the present negotiation is going for the last 20 years, and we hope that it will be consummated soon and peace restored. Last 2 weeks, Nagaland is facing problem because the voice and the wishes of the tribal hosts are not respected and going against the spirit of Article 371A of the Constitution of India, which give special protections. And therefore, I think that in this time, the Naga Nationalist Group is having a negotiation with Government of India, and this is on the basis, I believe this is on the basis of 371A, and it says that notwithstanding anything in this constitution and no act of parliament in regards to religious, social practices, customary laws and procedures. Sir, I'm one member, I represent one state, I represent one party. So please give me a little bit, I have only 2-3 points. And I'll be brief. Administration of civil and criminal justice involving decisions according to the Naga customary law, land and its resources. So it should be respected by one and all. Sir, in development aspects, the Trans-Asian Highway, the original proposal, which was from Guwahati, Dimapur, Sanabati, Imphal, More to Myanmar, has been diverted. We have no issue, but this should not be abandoned. And expressways to the last eastern region, difficult area, should be taken on prioritize. On railway, new project Dimapur, TZ 257 kilometers, railway line. These are being in the pin book
since 2013-14, awaiting for Niti Aayog approval. I hope it will be done and will be given special care. Sir, as far as Jetu Airport proposal for Kohima capital is concerned, it has been lying in cold storage for the last 1.5 decades. So I want to give priority. Capital deserves an airport, and I think it should be open and do it. With these few words, I thank you. Give priority into infrastructure, connectivity, human resources, and see that the state has medical college, engineering college, technical educations, and center of excellence, so that our children can learn and become at par with the national level. Thank you. स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी। धन्यवाद सभापति जी। बजट 2017 पर चर्चा के लिए कुछ बात कहना चाहूंगा। हमारी सरकार ने जो संतुलित बजट पेश किया है, जिसमें प्रत्येक पहलू को टच किया है, प्रत्येक क्षेत्र को छुआ है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, इस बात का आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, अर्थशास्त्र के मामले में कौटिल्य को सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उन्होंने एक बात कही है, अर्थ सूचिताम सर्वसूची। जितनी पवित्रताएं हैं, उस पवित्रता में सबसे पवित्र अगर कोई चीज मानी गई है तो अर्थ की पवित्रता मानी गई है, पैसे की आर्थिक सूचिता मानी गई है। 2.5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जिस पवित्रता के साथ, जिस सुचिता के साथ काम किया है, पिछली सरकार के रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं, आप सब जानते हैं, उसकी चर्चा पूर्वकता करते रहे। मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि इतना समय भी नहीं है, लेकिन 2.5 साल में जिस पवित्रता के साथ, जिस सुचिता के साथ में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने काम किया है, वो इस बात की मिसाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन सेंट्रल हॉल में खड़े होकर के जिस बात को कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, किसान के लिए और मजदूर के लिए समर्पित है, और उसका एक एक पैसा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राजस्थान के ही हनुमानगढ़ जिले के बिरानी गांव के अंदर खड़ा होकर के एक बात कही थी कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन गांव में 17 पैसे पहुंचते हैं। और जिस जनधन खातों की ओर हमारे विपक्ष के लोग मजाक उड़ाया करते थे, आज उन खातों का और आधार का जो लाभ मिल रहा है, हमारी सरकार दिल्ली से 1 रुपया भेजती है तो आज 1 रुपया मिलता है, चाहे वो नरेगा का है, चाहे वो गैस सिलेंडर की सब्सिडी है या और भी चीज है। इसलिए सुचिता की दृष्टि से इस सरकार ने जो आयाम स्थापित किया है वो बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ में देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, और मैं समझता हूं कि वो यदि प्रारंभ में महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की बात कांग्रेस के लोग करते हैं, लेकिन गांधी जी ने एक बात कही थी कि हमारे देश में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। लघु उद्योग को बढ़ावा न देकर के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की, बड़ी इंडस्ट्री की भी आवश्यकता थी, लेकिन उसका संतुलन होना चाहिए था, वो संतुलन नहीं रखा गया। परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ती चली गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए जो कौशल विकास का एक अभियान प्रारंभ किया है, मैं अपने सीकर की बात करना चाहूंगा। भारत सरकार ने हमारे यहाँ पर कई सेंटर स्थापित किए हैं। मेरे सीकर में ही अभी एक सेंटर स्थापित किया है, ड्राइविंग सेंटर। हमारे देश में पेरू जैसे देश से हाइड्रा चलाने के लिए और बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए 17,000 लोग बुलाने पड़ते हैं। पिछली बार माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में बात कही थी, यानी ड्राइविंग के लिए भी विदेशों से आदमी जी सामान्य लोगों के लिए